तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होगे। तो आज की लाइव क्लास में कौन कौन आ चुका है ऑनलाइन, फटाफट कमेंट कर दीजिए। और मॉर्निंग में जो हमने करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड किया था, आज उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 25 प्रश्नों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ, जो परीक्षा के लिहाज से ये पूरा का पूरा करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉनिकल ने भी इसे सजेस्ट किया है और उनकी पीडीएफ फाइल पर ही मैं ये सारे क्वेश्चंस को आज आपसे पूछने वाला हूँ। तो कौन कौन ऑनलाइन आ चुका है, फटाफट कमेंट कीजिए। सभी लोगों का स्वागत है यूपीएससी प्राइम टाइम पर। शुभ संध्या सभी लोगों को। मैं प्रश्न पढ़ने के बाद में आपको 10 सेकंड का टाइम देने वाला हूं और उसी 10 सेकंड के बीच में आपको आंसर टाइप करना है। आंसर टाइप करते हुए आपको पहले क्वेश्चन सीरियल लिखना है, यानी कि आपको लिखना है 1 या फिर 2 या फिर 3, उसके बाद में ए बी सी या फिर डी टाइप करते हुए चले जाना है। तो पहले प्रश्न के साथ में हम शुरुआत करेंगे। फटाफट लाइव क्लास को लाइक कर दीजिए और उसके बाद में हम पहले प्रश्न के साथ में आज की लाइव क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता व विकास परिषद भारत सरकार द्वारा गठित एक सर्वोच्च निकाय है। इस परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको बताना है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए 2009 में, ऑप्शन बी 2010 में, ऑप्शन सी 2011 में या फिर ऑप्शन डी 2012 में। तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए, वित्तीय स्थिरता विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है। एक लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो हमारे पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 2012। तो जो वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2012 में। तो इसलिए हमारे पहले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 2012। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की स्थापना की गई थी 2012 में। कॉपी पेन रखे रहिए, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसका नोट्स जरूर बनाते हुए चले जाइए। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, मई 2020 में किसने शीघ्र ही राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च करने की घोषणा की हुई है? आपको बताना है कि भारत मार्केट को लॉन्च करने की योजना की घोषणा किसने की है। ऑप्शन ए फिक्की, ऑप्शन बी भारतीय उद्योग परिसंघ, ऑप्शन सी अखिल भारतीय व्यापारी संघ या फिर ऑप्शन डी वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार। आपको बताना है वर्ष 2020 में कौन राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट को लॉन्च करने वाला है। ऑप्शन ए है फिक्की, ऑप्शन बी है भारतीय उद्योग परिसंघ, ऑप्शन सी है अखिल भारतीय व्यापारी संघ या फिर ऑप्शन डी है वाणिज्य मंत्रालय। तो दो लिख करके ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए और मुझे बताइए, भारत मार्केट को कौन लॉन्च करने वाला है? फिक्की, भारतीय उद्योग परिसंघ, अखिल भारतीय व्यापारी संघ या फिर वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार। 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, देख लेते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अखिल भारतीय व्यापारी संघ। तो भारत मार्केट को कौन लॉन्च करने वाला है? वो है अखिल भारतीय व्यापारी संघ। तो जो ई मार्केट प्लेस है भारत मार्केट, उसको कौन लॉन्च करेगा? अखिल भारतीय व्यापारी संघ उसे लॉन्च करेगा। इसलिए दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अखिल भारतीय व्यापारी संघ। देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। जून 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, जिसे हम एमएसएमई कहते हैं, की परिभाषा में बदलावों को मंजूरी दी है। नई परिभाषा के अनुसार कितने रुपए तक के निवेश वाले एमएसएमई को सूक्ष्म विनिर्माण एवं सेवा इकाई के रूप में वर्गीकृत किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना है। ऑप्शन ए है 1 करोड़, ऑप्शन बी है 2 करोड़, ऑप्शन सी है 5 करोड़ या फिर ऑप्शन डी है 10 करोड़। तो आपको तीसरे प्रश्न का जवाब देकर के बताना है कि जो एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव हुआ है, इसके अंतर्गत सूक्ष्म विनिर्माण और सेवा इकाई को किस वर्ग में रखा गया है? 1 करोड़ के वर्ग में, 2 करोड़ के वर्ग में, 5 करोड़ के वर्ग में या फिर 10 करोड़ के वर्ग में। तो 3 लिख करके ए बी सी या फिर डी को टाइप कर दीजिए।
तो दोस्तों हमारे तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ रुपए तक की जो इकाई होगी उसे सूक्ष्म विनिर्माण एवं सेवा इकाई के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए हमारे तीसरे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 करोड़। तो जो एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया है उसके अंतर्गत सूक्ष्म विनिर्माण और सेवा इकाई को 1 करोड़ के स्लैब में रखा गया है। चौथे चौथे प्रश्न को हम देख लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत फंड ऑफ फंड्स यानी कि FOF फंड्स ऑफ फंड के माध्यम से एमएसएमई के कितने रुपए की पूंजी लगाए जाने को स्वीकृति दी गई है। आपको बताना है जो आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया गया है इसके अंतर्गत एफओएफ यानी कि फंड ऑफ फंड्स में के माध्यम से एमएसएमई के लिए कितने रुपए की पूंजी लगाए जाने को स्वीकृति दी गई है। ऑप्शन ए है 10,000 करोड़, ऑप्शन बी है 20,000 करोड़, ऑप्शन सी है 30,000 करोड़ या फिर ऑप्शन डी है 50,000 करोड़। तो 4 लिख करके ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। इकोनॉमी से जुड़े हुए ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको बताना है एफओएफ के अंतर्गत एमएसएमई के लिए कितने रुपए की पूंजी को स्वीकृत किया गया है। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ या फिर 50,000 करोड़। तो 4 लिख करके ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए और बताइए कि एमएसएमई के अंदर एमएसएमई में कितने करोड़ रुपए की पूंजी लगाने का प्रावधान किया गया है एफओएफ के अंतर्गत। तो 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 50,000 करोड़ रुपए। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एफओएफ के माध्यम से एमएसएमई में 50,000 करोड़ रुपए की पूंजी का विनिवेश किया जाएगा। तो इसलिए चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 50,000 करोड़। देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न। हमारा पांचवा प्रश्न है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं संग्रहालय निदेशालय के अंतर्गत टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो भूलना ही नहीं है। आपको बताना है टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी गांधीनगर या फिर ऑप्शन डी गंगानगर। तो 10 सेकंड का टाइम है, बताइए टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। फरीदाबाद में, जयपुर में, गांधीनगर में या फिर गंगानगर में। 5 लिख करके ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए और बताइए टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो पांचवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए फरीदाबाद। तो जो कृषि कल्याण और किसान कल्याण मंत्रालय है उसके अंतर्गत जो टिड्डी चेतावनी संगठन है उसका मुख्यालय हमारा कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। इस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। छठे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा छठा प्रश्न क्या है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने परिव्यय के साथ रक्षा परिरक्षण अवसंरचना योजना को शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है। तो ये हमारा डिफेंस से रिलेटेड सिस्टम है और आजकल जो है चीन के साथ हमारा विवाद चल रहा है, ऐसे में डिफेंस में जितनी भी चीज़ें हो रही वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कितने परिव्यय के साथ में रक्षा परिरक्षण अवसंरचना योजना को शुरू करने की मंजूरी दी हुई है। ऑप्शन ए है 200 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 400 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 500 करोड़ रुपए या फिर ऑप्शन डी है 1,000 करोड़ रुपए। तो यदि अगर आपने देखा होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे क्योंकि ऑप्शन इसके काफ़ी बड़े बड़े दूर दूर हैं। 10 सेकंड का टाइम है, 6 के साथ में फिर ए बी सी या फिर डी लिख दीजिए और बताइए रक्षा परिरक्षण अवसंरचना योजना को शुरू करने की मंजूरी कितने रुपयों के साथ में प्रदान की गई है। 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ या फिर 1,000 करोड़। 6 लिख करके ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का छठे प्रश्न का हमारे सही जवाब है ऑप्शन बी 400 करोड़ रुपए। तो जो रक्षा परिरक्षण अवसंरचना योजना है इसकी शुरुआत की गई है 400 करोड़ रुपीज के साथ में, 400 करोड़ रुपयों के साथ में। इसलिए छठे प्रश्न का हमारे जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 400 करोड़ रुपए। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा सातवां प्रश्न है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मई 2020 में कचरा मुक्त शहरों की स्टार रैंकिंग परिणामों की घोषणा की। कौन सा शहर 5 स्टार रेटिंग वाले शहरों में शामिल है। तो जो हमारे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी साहब, इन्होंने कचरा मुक्त शहरों की एक स्टार रेटिंग जारी की है और इस स्टार रेटिंग में टॉप का शहर कौन सा है, कौन सा शहर 5 स्टार रेटिंग में आया हुआ है। तो सातवें प्रश्न के साथ आप लिखिए ए बी सी या फिर डी, अहमदाबाद, भोपाल, सूरत या फिर रायपुर और बताइए 5 स्टार के साथ में कौन सा शहर आया है। वो अहमदाबाद है, भोपाल है, सूरत है या फिर रायपुर है। तो 7 लिख करके ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए फटाफट। 10 सेकंड का टाइम आपके पास में है।
तो हमारे सातवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सूरत। तो जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं, इन्होंने जो रेटिंग जारी की हुई उसमें 5 स्टार रेटिंग में जो शहर आया है उसका नाम है सूरत। तो सूरत 5 स्टार रेटिंग शहर में आया है, कहाँ पर, कचरा मुक्त शहरों की रेटिंग में। और इसे जारी किसने किया? इसे मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के हैं, उन्होंने जारी किया हुआ है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, जो है हमारा 8वां प्रश्न। देख लेते हैं हमारा 8वां प्रश्न क्या है। हमारा 8वां प्रश्न है, किसके सहयोग से पूरे भारत में आदिवासी युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए कार्यक्रम गोल का शुभारंभ किया गया है। तो गोल का जो शुभारंभ किया गया है, इसमें सहयोगी कौन है? वो फेसबुक है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, या फिर नीति आयोग है? हाँ, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रश्न का विकल्प क्या क्या थे। ऑप्शन ए है फेसबुक, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट, या फिर ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो आपको बताना है किसके सहयोग से पूरे भारत में आदिवासी युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए एक गोल कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो 8वें प्रश्न के साथ में ए, बी, सी या फिर डी टाइप करके बताइए, गोल कार्यक्रम में जो पार्टनर है वो कौन है? तो 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं 8वें प्रश्न का सही जवाब। फिर 8वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए फेसबुक। तो जो जनजातीय युवाओं के कौशल विकास के लिए जो कार्यक्रम गोल शुरू किया गया, उसमें फेसबुक पार्टनरशिप कर रहा है। तो डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए जो जनजातीय कार्य मंत्रालय हमारा है, उसमें फेसबुक इंटर्नशिप कर रहा है, साथ में उनके साथ में क्या कर रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है। बढ़ते हैं हम अपने 9वें प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न है, मई 2020 में सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सब जानते हैं। अब यहाँ पर सोहराई खोवर पेंटिंग है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया था, और ये किस राज्य से रिलेटेड है? सभी लोग इस प्रश्न का आंसर सही करना चाहिए। 9 के साथ में ए, बी, सी या फिर डी टाइप कर दीजिए और बताइए सोहराई खोवर पेंटिंग जीआई टैग ये किस राज्य से रिलेटेड है? बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से या फिर छत्तीसगढ़ से? तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो फटाफट कमेंट करके बताइए 9वें प्रश्न का सही जवाब क्या है? ए, बी, सी या फिर डी। 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। तो हमारे 10वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी झारखंड। जो सोहराई खोवर पेंटिंग है, इस जीआई टैग कहाँ दिया गया, किस राज्य को दिया गया? वो दिया गया है झारखंड को। कब दिया गया? मई 2020 में। जीआई टैग होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है, एक जगह पर भौगोलिक संकेतक होता है जो किसी स्थान पर पाई जाने वाली किसी वस्तु की विशेषता को बतलाता है। तो सोहराई खोवर पेंटिंग किस राज्य से रिलेटेड है? वो है झारखंड से रिलेटेड। ये एक इंपॉर्टेंट जीआई टैग है जिसे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने हम 10वें प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां प्रश्न है, मई 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य सभा संपन्न हुई। ये कौन सी स्वास्थ्य सभा थी? इसके बारे में मॉर्निंग में मैंने ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको बताई हुई हैं, पढ़ाई हुई हैं। अब आप फटाफट मुझे 10वें क्वेश्चन का आंसर बताइए कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक हुई, इसमें भाग लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और ऑनलाइन इसे संबोधित भी किया था। आप बताइए ये कौन सी थी? 73वीं बैठक थी, 74वीं बैठक थी, 75वीं बैठक थी, या फिर 76वीं बैठक थी? तो फटाफट 10 के साथ में ए, बी, सी या फिर डी टाइप कर दीजिए और बताइए कि ये विश्व स्वास्थ्य सभा की कौन सी बैठक थी? 73वीं, 74वीं, 75वीं या फिर 76वीं? तो 10 के साथ में ए, बी, सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। आपके पास में 10 सेकेंड का टाइम है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो हमारे 10वें प्रश्न का सही जवाब है, मई 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य सभा की 73वीं बैठक संपन्न हुई थी 2020 में। यानी कि 10वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 73rd बैठक, यानी कि 73वीं बैठक जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई है। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे संबोधित किया था, और ये कौन सी बैठक थी? ये थी 73वीं बैठक। तो 10वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 73वीं बैठक। देख लेते हैं हमारा 11वां प्रश्न क्या है। हमारा 11वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड 19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है।
यह पहल किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसने कोविड-19 के टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल को लॉन्च किया हुआ है। अब आपको बताना है किस राष्ट्रपति ने इस पहल को प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए है रूस के राष्ट्रपति ने, ऑप्शन बी है कोस्टा रिका के राष्ट्रपति ने, ऑप्शन सी है फ्रांस के राष्ट्रपति ने, ऑप्शन डी है ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने। तो 11 के साथ में ए, बी, सी या फिर डी टाइप कीजिए और बताइए कि जो कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल है, ये किस राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित था जिसे जारी किया गया है। तो इस प्रश्न का फटाफट आंसर कर दीजिए। 11 के साथ में ए, बी, सी या फिर डी लिख दीजिए। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है। रूस, फ्रांस, कोस्टा रिका या फिर ब्राजील, क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? फटाफट आंसर करते चले जाइए। तो 11 प्रश्न के साथ में फिर ए, बी, सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं फटाफट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कोस्टा रिका। तो जो कोस्टा रिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कोविड-19 के लिए क्या किया था, जो कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल था, इसे लॉन्च करने की पहल को प्रस्तावित किया था। वो कहाँ के राष्ट्रपति थे? वो थे कोस्टा रिका के प्रेसिडेंट, जिन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन को इसके लिए कहा था। इसके पहले जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक हुई, वो हुई थी 73वीं बैठक। इसलिए 11वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोस्टा रिका। अब बढ़ते हैं हम अपने 12वें प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं हमारा 12वां प्रश्न क्या है। हमारा 12वां प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा मई 2020 में जारी की गई वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा था? आपको भारत की भी रैंकिंग बतानी है कि भारत कौन से स्थान पर रहा था, और आप ये भी बताइए कि जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, इसमें पहले नंबर पर कौन सा देश रहा था। तो 12 के साथ में ABCD टाइप कर दीजिए। स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड या फिर स्वीडन। ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है डेनमार्क, ऑप्शन सी है फिनलैंड या फिर ऑप्शन डी है स्वीडन। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा मई 2020 में जो जारी की गई वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, इसमें टॉप पर कौन सा कंट्री रहा है? वो स्विट्जरलैंड था, डेनमार्क था, फिनलैंड था या फिर स्वीडन था। 12 के साथ में A, B, C या फिर डी टाइप कर दीजिए और मुझे बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो दोस्तों, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के बारे में हमने चर्चा की हुई है। इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, और विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए गए इस सूचकांक में जो पहले नंबर पर देश रहा है, वो रहा है स्वीडन। तो स्वीडन को लगातार तीसरे साल इस रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में पहला स्वीडन को। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 12वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्वीडन। अब 13 लिख करके आपको ABCD टाइप करना है। देख लेते हैं हमारा 13वां प्रश्न क्या है। पूर्वी नौसेना कमान द्वारा किस भारतीय नौसेना पोत में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है? तो आपको बताना है कि जो पूर्वी नौसेना कमान है, उसके द्वारा किस जो भारतीय नौसेना पोत है जिसमें मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है। तो 13 लिख करके फिर आप A, B, C या फिर डी टाइप कर दीजिए। ऑप्शन ए INS कलिंग, ऑप्शन बी है INS जलाश्व, ऑप्शन बी है INS केसरी या फिर ऑप्शन डी है INS मगर। तो बताइए कलिंग, जलाश्व, केसरी या फिर मगर। 13वें प्रश्न का सही जवाब क्या है? अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की स्थापना, आधारशिला जो है वो कौन से जलपोत में रखी गई है, किस नौसेना पोत में रखी गई है। तो 13 के साथ में फिर A, B, C या फिर डी टाइप कर दीजिए और मुझे बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। हमारे 13वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए INS कलिंग। तो जो पूर्वी नौसेना कमान है, इसके द्वारा जो भारतीय नौसेना पोत मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की स्थापना रखी गई है, जो आधारशिला रखी गई है, वो रखी गई है INS कलिंग में। इसलिए 13वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए INS कलिंग। तो जो अग्निप्रस्थ नामक आधारशिला रखी गई है मिसाइल पार्क की, वो रखी गई है INS कलिंग में। देख लेते हैं हमारा 14वां प्रश्न क्या है। हमारा 14वां प्रश्न है, किसके द्वारा एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट पाई लॉन्च किया गया है? तो आपको बताना है किसके द्वारा जो एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आधारित जो चैट बोट है पाई, वो लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए है पेटीएम, ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ऑप्शन सी है फ्लिपकार्ट या फिर ऑप्शन डी है अमेजन। तो 14 के साथ में A, B, C या फिर डी टाइप कीजिए और बताइए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर बेसिस पे जो चलने वाला चैट बोट है पाई, वो लॉन्च किया गया है। वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पेटीएम के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा, फ्लिपकार्ट के द्वारा या फिर अमेजन के द्वारा। तो 14 लिख करके फिर A, B, C या फिर डी टाइप कर दीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है। तो
चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारे 14वें प्रश्न का सही जवाब क्या है। हमारे 14वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। जिन प्रश्नों के जवाब आपको नहीं आ रहे हैं, गलत हो जा रहे हैं, उन्हें फटाफट वन लाइनर के रूप में नोट करते हुए चले जाइए। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जो चैट बोट है, उस जो पाई लॉन्च किया गया, वो लॉन्च किया गया भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा। तो इसलिए 14वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो 14वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं हम अपने 15वें प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं हमारा 15वां प्रश्न क्या है, जिसके बारे में आज हमने मॉर्निंग में राज्यों के अंतर्गत चर्चा की हुई थी। मई 2020 में कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा एक नया कार्यक्रम निगाह शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत जो आशा बहु आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होंगी वो गांव में होने वाले जो होम क्वारंटाइन का प्रोग्राम है, होम क्वारंटाइन की जो नियमावली है उस पर गौर रखेंगी, उस पर निगाह रखेंगी। तो निगाह कार्यक्रम कौन से राज्य ने शुरू किया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो आप फटाफट बताइए कि निगाह कार्यक्रम कौन से राज्य ने शुरू किया हुआ है? मध्य प्रदेश ने, गुजरात ने, उत्तर प्रदेश ने या फिर हिमाचल प्रदेश ने? 15 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो बिल्कुल दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो जो निगाह कार्यक्रम है वो किस राज्य ने शुरू किया है? वो शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। आपको याद रखना है कि जो निगाह कार्यक्रम है, इस निगाह कार्यक्रम को किसने शुरू किया हुआ है? तो ये शुरू किया हुआ है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, यानी कि एचपी ने। ठीक है, तो निगाह कार्यक्रम किसने शुरू किया हुआ? हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया हुआ है। अच्छा, आपको बताना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो जो कौन सी राज्य की सरकार है जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना जिसने शुरू की हुई है? 16 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप करके बताइए कि कौन सा राज्य है जिसने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुरू किया। और 16 लिख करके आपको ए बी सी डी टाइप करना है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो फटाफट बताइए कि 16 लिख करके ए बी सी डी टाइप कीजिए और बताइए कि जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है वो किस राज्य ने शुरू की हुई है। तो 16 लिख करके आप ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए और बताइए फटाफट। तो इस प्रश्न का 16वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वहाँ पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के बारे में हम इन डिटेल मॉर्निंग के वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो मैं प्लेलिस्ट में उस वीडियो का लिंक ऐड कर दे रहा हूँ। वो बाकी सारे क्वेश्चन, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ से जो इस PDF फाइल में मुझे मिल गए वो मैंने उठाए, फिर जो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा आपसे वो मैं क्वेश्चन सारे के सारे प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। अब देखते हैं हमारा 17वां प्रश्न क्या है। हमारा 17वां प्रश्न है हाल ही में रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको बताना है जो निधन अभी हाल ही में हो गया है और रोनाल्ड विवियन स्मिथ का, ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए है सिनेमा, ऑप्शन बी है लेखन, ऑप्शन सी है खेल और ऑप्शन डी है संगीत। तो 17 के साथ में ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो जो रोनाल्ड विवियन स्मिथ है ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। तो 17वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी लेखन। तो जो रोनाल्ड विवियन स्मिथ हैं ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ये जुड़े हुए थे लेखन के क्षेत्र से, इसलिए 17वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लेखन। बढ़ते हैं हम अपने 18वें प्रश्न की तरफ। आपको बताना है भारतीय मूल के अर्थशास्त्री आभास झा को किसके द्वारा दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन व आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये सारी नियुक्तियां मैं पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ आपको ये बताना है आभास झा को किसके द्वारा अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है यूएनईपी के द्वारा, ऑप्शन सी है आईपीसीसी के द्वारा और या फिर ऑप्शन डी है एशियाई विकास बैंक के द्वारा। तो विश्व बैंक, यूएनईपी, आईपीसीसी या फिर एशियाई विकास बैंक, किसके द्वारा आभास झा को जलवायु परिवर्तन व आपदा प्रबंधन कार्यविधि पर प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये इस प्रश्न का आप आंसर कीजिए फटाफट 18 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप करके मुझे बताइए कि किससे जो है किसके द्वारा आभास झा जी को नियुक्त किया गया है।
तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए विश्व बैंक। तो 18वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा विश्व बैंक। आभास झा जी को किसके द्वारा अपॉइंट किया गया? वो अपॉइंट किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। देखते हैं हमारा 19वां प्रश्न। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को किसे नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर द्वितीय विश्व युद्ध का स्मृति मेडल प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी जी को, ऑप्शन बी है डोनाल्ड ट्रंप को, ऑप्शन सी है किम जोंग को, या फिर ऑप्शन डी है शिंजो आबे को। तो आपको बताना है कि नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर द्वितीय विश्व युद्ध का स्मृति मेडल किसे दिया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन सी किम जोंग, ऑप्शन डी शिंजो आबे। 19 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। किसको दिया गया है जो द्वितीय विश्व युद्ध का स्मृति मेडल? किम जोंग को, नरेंद्र मोदी को, डोनाल्ड ट्रंप को, या फिर शिंजो आबे को? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी ने इस अवार्ड को दिया हुआ है। तो 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, फटाफट इस प्रश्न का आंसर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको इस प्रश्न का सही जवाब। 19वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी किम जोंग। तो जो 75वीं वर्षगांठ हुई है नाजी जर्मनी पर जीत की रूस की, उसके मौके पर द्वितीय विश्व युद्ध का जो स्मृति मेडल है वो किम जोंग को दिया गया है व्लादिमीर पुतिन जी के द्वारा। 19वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी किम जोंग। अब बढ़ते हैं हम अपने 20वें प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं हमारा 20वां प्रश्न क्या है। हमारा 20वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो 20वें के साथ में ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। 15 मई, 16 मई, 17 मई या फिर 18 मई। 20 के साथ में ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को, 16 मई को, 17 मई को या फिर 18 मई को? तो 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारे 20वें प्रश्न का सही जवाब क्या है। हमारे 20वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 16 मई को। तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है, इंटरनेशनल जो लाइट डे है, वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 16 मई को। बढ़ते हैं हम किताबों पुस्तकों की ओर, देख लेते हैं हमारा 21वां प्रश्न क्या है। मैड बैड एंड डेंजरस टू नो, ये पुस्तक को किसने लिखा है? अमित आहूजा ने, राजीव डोगरा ने, समीर अहमद ने या फिर जितेंद्र दीक्षित ने? 21 के साथ में फिर आपको बताना है ये पुस्तक किसने लिखी हुई है। फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। मैड बैड एंड डेंजरस टू नो, अमित आहूजा, राजीव डोगरा, जितेंद्र दीक्षित या फिर समीरा अहमद, किसने लिखी है ये पुस्तक? 21 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए और बताइए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी समीरा अहमद। तो जो बैड मैड एंड डेंजरस टू नो नामक पुस्तक है ये किसने लिखी हुई है? ये लिखी हुई समीरा अहमद ने। मैंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट पुस्तकों और उनके लेखक के बारे में उस मॉर्निंग वाले वीडियो में चर्चा की हुई है। मई 2020 में कौन सा देश उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात अमांदा आया है इससे प्रभावित रहा है? तो आपको बताना है कौन सा जो देश है वो अमांदा तूफान से प्रभावित रहा है। ऑप्शन ए है अल सल्वाडोर, ऑप्शन बी है पेरू, ऑप्शन सी है मैक्सिको, ऑप्शन डी है ब्राजील। तो 22 के साथ में ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए और बताइए कौन सा जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया है, जो कौन सा देश है जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात अमांदा है उससे प्रभावित रहा है। अल सल्वाडोर, पेरू, ब्राजील या फिर मैक्सिको। 22 लिख करके ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए और मुझे बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो जो 22 मई 2020 में उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान अमांदा आया है, 22वां जो हमारा प्रश्न है इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एल सल्वाडोर। इससे प्रभावित देश का नाम है एल सल्वाडोर, इसलिए 22वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एल सल्वाडोर। तो 22 मई 2020 जो 22वां क्वेश्चन हमारा मई 2020 में उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान अमांदा आया है उससे प्रभावित देश है एल सल्वाडोर। तो 22वें क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए एल सल्वाडोर। अब बताइए कि जो हमारा संयुक्त राज्य में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है तरुण बजाज, ऑप्शन बी है रवीश कुमार, ऑप्शन सी है टी एस त्रिमूर्ति, ऑप्शन डी है अरविंद शर्मा। तो यूएन जो हमारा यूएन में जो भारत का अगला राजदूत है स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, आपको इस प्रश्न का सही जवाब देना है।
और बताना है कि तरुण बजाज को, रवीश कुमार को, टी एस त्रिमूर्ति को या फिर अरविंद शर्मा, किसे नियुक्त किया गया है सैयद अकबरुद्दीन के स्थान पर। ये आज के क्वेश्चनों में मुझे लग रहा है सबसे आसान क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, नियुक्त से जुड़ा हुआ प्रश्न है और सबसे आसान प्रश्न ये आज की पूरी क्विज का मुझे लग रहा है। तो फटाफट इसका कमेंट कर दीजिए 23 के साथ में, ए बी सी या फिर डी लिख करके बताइए। तरुण बजाज, रवीश कुमार, टी एस त्रिमूर्ति या फिर अरविंद शर्मा, कौन है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, टी एस त्रिमूर्ति, जो सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे, जिन्हें केंद्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। उनका नाम है टी एस त्रिमूर्ति, इसलिए 23वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टी एस त्रिमूर्ति। बढ़ते हैं हम अपने 24वें प्रश्न की तरफ और देख लेते हैं हमारा 24वां प्रश्न क्या है। तो हमारा 24वां प्रश्न है, देश की जो सबसे बड़ी बिजली कंपनी है एनटीपीसी, उसने मई 2020 में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने का प्रारंभिक समझौता किया हुआ है। 24वें प्रश्न के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ओएनजीसी, ऑप्शन बी है सुजलान एनर्जी, ऑप्शन सी है भारत पेट्रोलियम और ऑप्शन डी है अदानी पावर। तो बताइए किसने, एनटीपीसी ने किसके साथ समझौता किया हुआ है, ओएनजीसी के साथ में, सुजलान एनर्जी के साथ में, भारत पेट्रोलियम के साथ में या फिर अदानी पावर के साथ में। 24 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए और बताइए। 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो हमारे 24वें प्रश्न का सही जवाब है, एनटीपीसी ने ओएनजीसी के साथ एक समझौता किया है संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने का प्रारंभिक समझौता, क्योंकि देश की जो सबसे बड़ी बिजली कंपनी है एनटीपीसी, उसने क्या किया है, ओएनजीसी के साथ एक समझौता करने का प्लान किया हुआ है। तो 24वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ओएनजीसी। अब निधन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम विजेता महान टेनिस खिलाड़ी एस्ले कूपर का 83 साल की उम्र में निधन हुआ। आपको बताना है एस्ले कूपर जी जो थे वो कौन से जो कंट्री है वहाँ से रिलेटेड थे, स्वीडन से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से या फिर जर्मनी से। तो नाम लिख करके बताइए, 25 में देश का नाम लिखिए 25 के साथ में, ए बी सी या फिर डी में बताइए। स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या फिर फ्रांस, कहाँ से जुड़े हुए थे एस्ले कूपर, 83 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। ग्रैंड स्लैम के महान विजेता खिलाड़ी ये टेनिस के थे। 10 सेकंड का टाइम है, 25 के साथ में ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो ये आज की क्विज का अंतिम क्वेश्चन है। मॉर्निंग में मैंने करंट अफेयर का मासिक वीडियो अपलोड किया था, मंथली वीडियो अपलोड किया था, जिससे जुड़े हुए ये सारे के सारे प्रश्न थे। अभी इस जो मॉर्निंग का वीडियो था उससे तमाम सारे और भी क्वेश्चन बनेंगे, जो मैं खुद से क्वेश्चन बनाऊंगा। फिर उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस को हम कल और बाकी दिनों में थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन वो थे जो हम मुझे क्रॉनिकल की ही जो मासिक किताब थी, मंथली वाली करंट अफेयर की बुक थी, उसमें मिल गए थे। तो पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो मैंने इन्हें सॉल्व करा दिया। बाकी फिर जो मैं क्वेश्चन सब बनाऊंगा करंट अफेयर के, वो हम साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे उनकी। इसके अलावा आधुनिक भारतीय इतिहास और तमाम सारी जो सीरीजें चल रही हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी की जो विश्व भूगोल की सीरीज चल रही है, उसमें जल्दी ही आपको यूरोप का वीडियो देखने को मिलने वाला है। तो उन सब वीडियोज़ के लिए तैयार रहिए और हमसे कनेक्ट रहने के लिए यूट्यूब चैनल को फटाफट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगर नहीं करना चाहते तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज या फिर व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको सारी लिंक और तमाम सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती रहेगी। तो आज की लाइव क्लास से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई सुझाव हो या आपकी कोई शिकायत हो या आप कुछ भी सुझाव अपने देना चाह रहे हो, कोई सुधार लाना चाह रहे हो, तो आप उसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लाइव क्लास। थैंक यू।